हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज अपनी फिजिक्स पूरी कंप्लीट होने वाली है। ये हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, हीट एंड टेम्परेचर, बिल्कुल बेसिक। और आप लोगों को मैं बता दूं साथ में दोस्तों, गैस के नियम आप लोग बोल रहे थे, तो गैस के नियम भी मैं इसमें करवा दूंगा। बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक है, गैलूसेक का नियम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वैसे इस चैप्टर में कुछ है नहीं, आपके अलग अलग टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा, हीट का कैसे ट्रांसफर होता है। हो सकता है आप लोगों को पहले से इसके बारे में पता हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, हीट क्या है। हीट क्या है, उष्मा क्या है, बताओ। हीट एक प्रकार की एनर्जी है। और भी बताओ इसके बारे में। देखो, एक्चुअली में हीट जो है, बेसिकली वो आप लोगों की क्या है, एनर्जी का ही एक आप लोगों का रूप है। अब ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाहर बहुत ठंड है, बाहर टेम्परेचर है कितना, मान लो केवल 2 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग देखोगे इस हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को जब बाहर रखोगे, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी ना। ये क्यों? क्योंकि दोस्तों, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या फ्लो होती है? हीट फ्लो होती है। हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो बेसिकली जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती रहेगी, इसका टेम्परेचर क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आप लोगों का कि जो हीट है, अब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यार कि सर कोई वस्तु है, ये लोहा है, इसके पास में मैंने बोला कि मान लो 40 जूल हीट है, या मैंने इसको 40 जूल हीट दी। तो वो हीट बेसिकली क्या है? देखो मेरी बात को समझो। लोहा है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसे आप लोग बोलते हैं एटम यानी परमाणु। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जब आप लोग इसको एनर्जी दे रहे हो, इसको हीट दे रहे हो, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके जो एटम होंगे वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे क्या? थोड़ा सा गति करेंगे क्या इनमें गति जुड़ जाएगी क्या? तो बेसिकली आप लोग हीट को कैसे डिफाइंड कर सकते हो कि यार किसी भी उसके पास में किसी भी पदार्थ के एटम या मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु या परमाणु या अणुओं की कुल जो गतिज ऊर्जा होती है ना, बेसिकली उसी को मेजर करने का हीट एक तरीका है। मतलब अगर एटम और मॉलिक्यूल्स के पास में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो आप लोग बोलेंगे उसके पास में हीट बहुत ज्यादा है। अगर एटम और मॉलिक्यूल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? उसमें हीट बहुत कम है। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये आज अपनी आखिरी क्लास है, फिर मैं आप लोगों को नहीं दिखूंगा। तो बस मेरी उम्मीद आप लोगों से यही है कि जो आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करी है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन ले, मिठाई खिलाने आए। आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, हीट जो मेजर करी जाती है, जैसे मान लो किसी वस्तु के पास कितनी हीट है, तो आप लोग इसको जूल में, कैलोरी दोनों मेजर कर सकते हो। जैसे इसका 100 जूल हीट है, या मैंने 50 जूल हीट ट्रांसफर करी, तो हीट को आप लोग जूल और कैलोरी दोनों में आप लोग मेजर कर सकते हो। सर कैलोरी और जूल में कुछ संबंध है क्या? देखो, जो हीट का एसआई मात्रक है वो तो है आप लोगों का जूल, और सीजीएस मात्रक जो है हीट का वो क्या है? कैलोरी। सर दोनों में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक कैलोरी में होता है 4.18 जूल। समझ में आ गया? सर इन्वायरमेंट पढ़ाओगे ना? हाँ बिल्कुल, इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, मंडे से आपका इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए आगे आ जाओ। चलिए, अब बात करते हैं। सर ये तो आपने बताया हीट के बारे में, सर मुझे ये बताइए टेम्परेचर क्या होता है? दोस्तों बेसिकली टेम्परेचर आपको बताएगा कि कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है। टेम्परेचर बेसिकली उसकी डिग्री बताता है हॉटनेस की, वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है ना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 10 है, तो 10 वाला कम होगा, 10 वाला ठंडा होगा, वो आप लोगों का क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? आ जाओ। हाँ दोस्तों, आप लोगों के एक दो चैप्टर है जिसके क्वेश्चन नहीं हुए, तो मैं अलग से वीडियो कर, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के जैसे बोल रहे थे बच्चे, तो उसका निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लो। हम उसका एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें उसके क्वेश्चन करा देंगे। मैं भी देख लूंगा जो एक दो क्लास के, एक दो चैप्टर के जिसके आप लोगों के प्रॉपर क्वेश्चन नहीं हुए, तो उसके में अलग से और क्लास ले लेंगे। ठीक है? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर। जैसे आप लोग एक चीज मुझे बताओ, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, जैसे मान लो इसका कम है, इसका थोड़ा और ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, तो यार टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसके पास में हीट कंटेंट ज्यादा। अगर आप किसी को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना।
तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यार अगर हीट दी मतलब उसके एटम्स के पास में बहुत ज्यादा एनर्जी है या नहीं है? और जब आप हीट दोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है ना तो आप लोग बोल सकते हो उसके एटम ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, जिसका टेम्परेचर कम होता है उसके एटम कम वाइब्रेट करेंगे। क्लियर है? आगे बात में आ जाओ। अब दोस्तों टेम्परेचर को मेजर आप लोग कैसे कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल सी चीज है यार, सेल्सियस में कर सकते हो, फेरेनहाइट में कर सकते हो, केल्विन में कर सकते हो। ये 3 स्केल जनरली यूज करी जाती है। एक स्केल और होती है रूमियर। तो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे जाते भी है कि यार मान लो 50 डिग्री फेरेनहाइट कितने केल्विन के बराबर है, या 30 डिग्री केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर है। तो कैसे हम लोग करें? बताओ बताओ बताओ। तो आप लोगों को ये याद रखना है, C/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये आप लोग ये वाला छोड़ सकते हो, ये आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। एक टेम्परेचर की स्केल और होती है, एक यूनिट और होती है रूमियर। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब सर इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आप लोगों से फेरेनहाइट में दे दे, फेरेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन पूछे तो इन दोनों को बराबर करना है। अगर आप लोगों से सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन पूछे तो इसको और इसको बराबर रखना है। जैसे आपसे फेरेनहाइट और केल्विन में पूछे तो आपको इसको और इसको बराबर करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया कि 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? बताओ 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 बताइए। तो आपको क्या करना है, देखो सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन पूछा है तो आप लोग केवल इन दोनों को बराबर करो। दोस्तों आप लोग जैसे इन दोनों को बराबर करोगे, C/5 बराबर K-273/5, 5 से 5 आपका कट जाएगा तो K बराबर आ जाएगा C+273। तो एक ये नया फॉर्मूला बन गया कि अगर आप लोगों को सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, जस्ट सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा केल्विन में। तो सेल्सियस दिया था 30, तो यहां पर रखो 30, तो 30 + 273 आप लोगों का कितना आ जाएगा, कितना केल्विन के बराबर हो जाएगा? 30 + 273 बताओ, 303 केल्विन आ जाएगा आपका। तो 30 डिग्री सेल्सियस 303 केल्विन के बराबर है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आ जाओ। मैंने आप लोगों से पूछा कि 30 डिग्री फेरेनहाइट, ठीक है, कितने सेल्सियस के बराबर है? बताओ। तो अभी आप लोगों से फेरेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन पूछा है तो इसको इसको बराबर कर दो। तो C/5 बराबर F-32/9। ठीक है? ठीक है, तो C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, C/5, F की वैल्यू कितनी, फेरेनहाइट कितना दिया हुआ था? 30 -32/9। तो 30 में से 32 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -2, इधर बचेगा 9। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × -2 -10, -10/9 × 5, तो -50/9 है ना, इतना सेल्सियस के बराबर होगा। आ गई बात समझ में? 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 तो ये सिंपल सा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बेसिक बेसिक चीज है। तो सेल्सियस, फेरेनहाइट, केल्विन इसमें रिलेशन निकाल दोगे, जिसमें भी पूछा गया उन दोनों को बराबर करना है आप लोगों को। चलिए ठीक है। अब दोस्तों बेसिक ऑफ हीट ट्रांसफर समझते हैं, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे आपने गर्मा गर्म कोई चाय लेकर आया, आप लोग चाय का टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद में क्या धीरे 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 चाय ठंडी हो जाती है क्या? इसका मतलब इससे हीट बाहर गई है, बाहर ट्रांसफर हो गई। तो हीट ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, 10/9 होगा क्या? अरे 10/9 कैसे होगा दोस्तों? है कैसे होगा? C/5 का मान किसके बराबर है? -2/9 के बराबर है। तो C का मान कितना हो जाएगा? अच्छा सही बोल रहे हो यार, 5 × 2 -10/9। ये 5 मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया भाई, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तभी तो -10 आएगा। तो मैंने 5 2 बार क्यों कर दिया? हाँ बिल्कुल सही है, -10/9 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों हीट ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है। दोस्तों तो हीट ट्रांसफर आप लोगों का 3 तरीके से हो सकता है।
क्या क्या मोड है, क्या क्या तरीके हीट ट्रांसफर होने के। एक तो कंडक्शन मेथड से, एक आप लोगों का कन्वेक्शन मेथड से, और एक रेडिएशन मेथड से। सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है या किस मोड से क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। चलो मैं एक आप लोगों को ओवरव्यू बता देता हूं कि कंडक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है। जैसे दोस्तों यहां पर क्या जल रही है, आग जल रही है, ठीक है। आप सर्दियों के समय, मतलब या आप मुझे बताओ कि लोहे की रॉड आप लोग लेकर आए, इसका एक किनारा यहां पर है, मतलब इस वाले किनारे को आपने हीट दी, क्या आप लोगों को धीरे धीरे ये भी गर्म हो जाता है क्या? यानी जो हीट है वो यहां से यहां पर पहुंच गई क्या? तो ये आपका जो जिस मेथड से वो यहां से यहां पर पहुंची वो ही है कंडक्शन चालन। सर इसमें हुआ क्या एक्चुअली बताता हूं दोस्तों। ये जैसे मान लो लोहे की रॉड है, तो ये लोहे की रॉड बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होगी, बहुत परमाणु से मिलकर बनी होगी। जब आपने इसका ये किनारा गर्म करा तो इसके यहाँ के एटम्स के पास में एनर्जी आएगी नहीं आएगी? तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, जू 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 वाइब्रेट करेंगे, इनका से एनर्जी आ जाएगी। तो जब वाइब्रेट करेंगे तो पास वाले को टक्कर मारेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, फिर पास वाले को टक्कर मारेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। मतलब एनर्जी बेसिकली यहां से धीरे 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 यहां तक पहुंच जाएगी। तो इसी मेथड को आप लोग बोलते हैं कंडक्शन यानी चालन। यानी कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस वजह से होती है, एटम के वाइब्रेशन की वजह से होता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, जैसे सॉलिड, ये ठोस है ना, तो सॉलिड में हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। क्या लिक्विड में और गैस में कंडक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर हो सकता है क्या? आप लोग बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों लिक्विड में पार्टिकल काफी दूर पे होते हैं, तो इसके वाइब्रेशन की वजह से ये पास वाले के पास में एनर्जी नहीं जा पाएगी, इसके वाइब्रेशन की वजह से इसके पास वाले के पास में एनर्जी नहीं जा पाएगी। तो कंडक्शन यानी चालन मेथड से जो हीट ट्रांसफर होता है मेजरली किस में होता है, सॉलिड में ही होता है, ठोस में ही होता है। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, एक दो बच्चे हैं, ये लोमेश नाम का लड़का है, पढ़ा रहा हूं इधर ध्यान नहीं दे रहा। आज कोर्स खत्म हो रहा है तो बोल रहा सर हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी करवा दो। इनको ये नहीं पता हर चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं। लोमेश जी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो हुआ है मैंने सब करवाया है, मैंने अपना बेस्ट कंटेंट दिया है सर, अब ये भी करा दो वो भी करा दो, जो मैंने करवा दिया पहले वो तो पढ़ लो। अगर वो कर लोगे उसमें आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। सर वो भी करा दो, पढ़ाई वढ़ाई कभी करते नहीं हो, आज उठ के आ गए, आज तक तो मैंने देखा नहीं तुम्हें क्लास में। अजय जी सर रिकॉर्डेड क्लास में मैं डाउट कैसे पूछूंगा, तो आपको डाउट आएंगे नहीं, मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, डाउट आता नहीं। आप अपना सारा ध्यान पढ़ने में दो, एक ही कमेंट 20 बार लिख दिया आपने, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं सर, कभी आपने ऊपर हाथ रखा है सर्दियों के समय में, जब हम लोग हाथ रखते हैं तो फिर वो क्या गर्म हो जाते हैं क्या? वो मतलब यार हीट तो यहां पर थी, आप तक कैसे पहुंची? आइए मैं आप लोगों को एक तरीका और बताता हूं हीट के ट्रांसफर होने का। दोस्तों अच्छा मुझे बताइए, यहां पर क्या एयर होगी क्या? तो जो एयर के पार्टिकल्स यहां पर होंगे, आग के पास में होंगे, क्या उनका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? और दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्के होते हैं। तो हल्के वाले ये जो एयर है, हल्की जो एयर है वो कहां पर जाएगी? ऊपर जाएगी। तो जब ये ऊपर जाएगी तो अपने साथ में, क्योंकि इनके पास तो एनर्जी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल इस आग के पास में थे, तो ये जब ऊपर जाएगी एनर्जी को अपने साथ में लेके जाएगी, तो हाथ पे जब टकराएगी तो वो वहां पर एनर्जी रिलीज करेगी, आपके हाथ को क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। अब ये जब ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर वाले वो नीचे आएंगे, वो भी गर्म होंगे, फिर वो भी ऊपर जाएंगे। तो यहां पर इस मेथड को बोलता है कन्वेक्शन, संवहन। कन्वेक्शन में क्या होता है, कोई पदार्थ के ट्रांसफर की वजह से पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और अपने साथ में एनर्जी लेके जाता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है दोस्तों, पदार्थ के ट्रांसफर की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। सर इस मेथड में क्या लिक्विड, इस मेथड से हीट ट्रांसफर किस में हो सकता है? केवल लिक्विड एवं गैस में। क्यों सर सॉलिड में क्यों नहीं हो सकता? आइए मैं भी आपको बताता हूं। क्योंकि दोस्तों लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर सकता है, गैस एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर सकती है। यार जो सॉलिड है ऐसा थोड़ी उसका ये वाला पदार्थ यहां से उठ के वहां पर चल जाएगा, नहीं। तो ये जब पदार्थ जा ही नहीं सकता तो एनर्जी कैसे लेके जाएगा? तो इस मेथड से जो हीट का ट्रांसफर होता है वो लिक्विड और गैस में होता है। एक होता है आप लोगों का रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है,
जैसे आप लोग, कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, हॉट बॉडी का मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो जब भी कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वो अपने अंदर से क्या निकालती है, रेडिएशंस निकालती है। सर ये रेडिएशन क्या है, ये रेडिएशन एक प्रकार की वेव है, एक प्रकार की तरंग है, जो कि अपने साथ में क्या लेके चलती है, एनर्जी लेके चलती है। अब आप लोग यहां पर खड़े हो तो ये वेव आपके पास में पहुंचेगी, है ना, तो जो एनर्जी, ये एनर्जी वाली वेव आपके पास में टकराएगी तो आप पे एनर्जी रिलीज करेगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ, क्लियर। तो रेडिएशन ये भी एक प्रकार का हीट का ट्रांसफर है। यहां पर क्या होता है, अगर कोई हॉट बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे रेडिएशन निकलती है, ये रेडिएशन अपने साथ में एनर्जी लेके जाते हैं, जिस भी बॉडी पर टकराती है वहां पर क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। तो ये तीनों तरीके समझ में आए। चलो सर एक एक के बारे में बता दो। देखो कंडक्शन में क्या है आप लोगों का, अरे यार बिल्कुल सिंपल चीज है कंडक्शन। देखो यहाँ ये देखो वो मैंने समझाया, यहां पर देखो डायग्राम, जैसे ये लोहे की रॉड थी, आपने ये किनारा गर्म करा, जैसे ये किनारा गर्म करा, धीरे 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 वो वाला किनारा भी गर्म हो जाएगा। क्या, क्यों, क्योंकि जब इस किनारे को गर्म करा, हीट दिया, तो इसके पार्टिकल्स के पास में एनर्जी आई, ये टकरा के पास वाले को दे दी एनर्जी, पास वाले को, पास वाले को, तो यहां से वहां तक एनर्जी जा रही है। तो इसी मेथड को, ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना यहां से यहां पर, ये मेथड कौन सा है, कंडक्शन। तो कंडक्शन में बेसिकली होता क्या है, आप लोगों का एटम और मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है आप लोगों का कन्वेक्शन। दोस्तों कन्वेक्शन का मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे आप लोग सब ये छोड़ो, आपको समझना है, ये इस पे ध्यान मत दो, आप समझ जाओगे वही हो जाएगा। देखो आपने कभी पानी गर्म किया है, पानी गर्म किया है, तो जब आप लोग पानी गर्म करते हो तो दोस्तों सबसे पहले नीचे बर्तन क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है। अरे गर्म होता है या नहीं होता है, बताओ, इधर ध्यान रखो सारा। अब जो पानी की लेयर जो इसके बर्तन के कांटेक्ट में, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, घनत्व क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी कम होगी तो ये हल्के होंगे, हल्के पार्टिकल्स कहां पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ये नीचे वाले पानी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला आएगा नीचे। वापस इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, हल्की होगी, फिर ये जाएगी ऊपर, ऊपर वाला पानी आएगा नीचे। तो देख पा रहे हो पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा, नीचे पानी गर्म होता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे आता जाएगा। तो यहां पर क्या, पानी का ये जो पदार्थ है क्या ट्रांसफर हो रहा है कि नीचे का ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, जिसकी वजह से पूरा पानी में हीट पहुंच रही है। तो इस मेथड को क्या बोलोगे, कन्वेक्शन यानी संवहन। समझ में आई क्या बात को, अरे बोलते नहीं हो सर, एक एग्जांपल और बताओ ना, अभी और बता देते हैं। जैसे मान लो आपकी माताजी आप लोगों के लिए गरम गरम क्या बना के लाई, मैगी बना के लाई। अब आप लोग देखते हो थोड़े समय में 10-15 मिनट में मैगी ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि देखो इस मैगी के ऊपर क्या फ्लो कर रही है, एयर फ्लो कर रही है। अब जिस एयर जो फूड के कांटेक्ट में आएगी, मैगी के कांटेक्ट में आएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, हल्की होगी, वो जाएगी ऊपर, और ऊपर वाली एयर आएगी नीचे, फिर उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा सब ये। तो इसकी जो भी हीट है ना वो एयर लेके जा रही है, एयर नीचे वाली एयर ऊपर ले जाके छोड़ दी, फिर ऊपर वाली नीचे आ गई, मतलब सारी की सारी जो हीट है इसकी एयर में चली गई। क्लियर है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशन। तो कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, जैसे सन है यार, ये इसका भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालती है। रेडिएशन एक प्रकार की तरंग है जो अपने साथ में एनर्जी लेके आती है। तो दोस्तों इस पृथ्वी को इतनी हीट कैसे मिलती है, इतनी एनर्जी कैसे मिलती है सन से, रेडिएशन मोड के माध्यम से। क्लियर है, चले आगे, आ जाओ। तो ये सिंपल सी बात है यार, और कुछ है नहीं। क्लियर, तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक बताया, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, हीट का ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं गैस के नियम। आप लोगों का कुछ बचा हुआ था कि बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, गैलुसेक का नियम क्या होता है, क्या ये मैंने आपको बताया था, क्या नहीं बताया था ना, तो बचा हुआ है ना ये अपना, आ जाइए स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो समझते हैं गैस क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कोई भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड स्टेट जनरली 3 अवस्था में देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मिलता है नहीं मिलता।
दोस्तों सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है ना, उनके बीच में गैप काफी कम होता है, दोनों आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड में गैप थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में और ज्यादा होता है। बात क्लियर है या नहीं है? गैस में पार्टिकल्स के बीच का गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब सर ये जो नियम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, गैलुसेक का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, ये आइडियल गैस के लिए है। ये सारे नियम आइडियल गैस, एक आदर्श गैस के लिए। सर एक आइडियल गैस क्या होती है ये बताओ, आइए तो मैं आपको समझाता हूं आइडियल गैस क्या होती है। दोस्तों मान लीजिए ये कोई एक गैस है, ये उस गैस के पार्टिकल्स है। दोस्तों मानते हैं गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा तो अट्रैक्शन होता होगा ना, थोड़ा तो आकर्षण होता होगा। कोई भी दो पार्टिकल्स है उनके बीच में आकर्षण होता ही होता है। तो दोस्तों गैस के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ ना कुछ तो आकर्षण होगा। मानते हैं बहुत कम है, लेकिन होगा तो सही ना, बोलो हाँ या ना, होगा तो सही ना। तो दोस्तों अगर कोई गैस ऐसी है जिसके पार्टिकल्स के बीच में, जिसके कणों के बीच में कोई भी आकर्षण नहीं है, ऐसी गैस को आप लोग बोलोगे आइडियल गैस यानी आदर्श गैस। तो कौन सी गैस को बोलोगे? जिनमें पार्टिकल्स के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता है, हैव नो इंटरेक्शन। तो ऐसी गैस को हम लोग बोल दोगे आइडियल गैस। ठीक है, और दोस्तों रियल गैस, सारी की सारी गैस रियल है, क्योंकि सब में पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि कोई भी रियल गैस, कोई भी वास्तविक गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी? एक ऑप्शन दिया लो टेम्परेचर लो प्रेशर, एक दिया लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, एक दिया हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, एक दिया हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, सॉरी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो बताओ क्या आंसर होगा? आइए कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है सर, आज कोर्स खत्म हो जाएगा कि नहीं? दोस्तों आज फिजिक्स खत्म हो जाएगी, फिर इन्वायरमेंट बचा है, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे हम लोग मंडे से, 2-3 क्लास में हो जाएगा इन्वायरमेंट आपका। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। जैसे मान लो एक बैलून है, बैलून के अंदर आपने दो पार्टिकल्स रख दिए। आपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा है, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल का फॉर्मूला क्या ये होता है क्या? बताओ ये। दोस्तों अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इनके बीच की दूरी कम होगी, बल्कि आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। और अगर मैं प्रेशर कम रखूंगा तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इन दोनों के बीच की दूरी को आर मान लेता हूं, आर ज्यादा रहेगा, आर स्क्वायर और भी ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होगा। तो अगर किन्हीं गैस में पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल कम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो ऐसी गैस को आइडियल गैस बोलोगे। तो अगर आप लोग चाहते हो आकर्षण जीरो, तो आप लोगों को प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? लो प्रेशर रखना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? अब बात यह है कि सर टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, हाई या लो? दोस्तों अगर आप लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके पास में एनर्जी आएगी क्या? और एनर्जी आएगी तो ये भागेंगे क्या? कोई कहां भागेगा, कोई कहां भागेगा, यानी इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ने का मतलब है इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल नहीं, बहुत कम होगा। तो हमको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कोई रियल गैस आइडियल गैस की बातें व्यवहार करे, तो टेम्परेचर आप लोगों का क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। प्रेशर आपका होना चाहिए लो। ऑप्शन नंबर 3। आ गई बात समझ में? बताओ बताओ। तो आप लोग ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कुछ आकर्षण होता ही नहीं है ना। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे कोई भी गैस एक आइडियल गैस की भांति व्यवहार करेगी, जबकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जस्ट इसके उल्टे पे देखो, पार्टिकल्स कितने पास पास में रहता है, कितना ज्यादा आकर्षण रहता है। सर रिएक्शन एंड एसिड बेस का सवाल नहीं बनता है, कोई बात नहीं दोस्तों, बन जाएगा यार। आप वो देखो, जब वो सवाल नहीं बना उसका सॉल्यूशन देखो, उसमें ऐसा क्या पूछा गया था जो आपसे नहीं बना है ना। आ जाओ, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आइडियल गैस जो होती है ना, वो हमेशा एक इक्वेशन को फॉलो करती है। जैसे अगर मैं बोलूं सर्किल में हमेशा इक्वेशन फॉलो होगी, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ऐसे कुछ है, होती नहीं होती? भूल गया मैं तो क्या क्या इक्वेशन होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी,
तो आइडियल गैस की भी एक इक्वेशन है क्या, पी वी बराबर एम आर टी। कोई बोलता है ये पी वी बराबर एम आर टी होता है, कोई बोलता है पी वी बराबर एन आर टी होता है। दोस्तों दोनों ही सही है। देखो यहां पर जो आर है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यानी चाहे कोई सी भी गैस हो उसके लिए ये वाली वैल्यू एक फिक्स होगी, अभी बताऊंगा। और ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यानी गैस की कैरेक्टरिस्टिक पे निर्भर करेगा, हर गैस के लिए अलग अलग होता है। तो जब ये वाला कांस्टेंट यूज करेंगे तो उसके साथ में आता है मास यानी द्रव्यमान, और जब ये वाला यूज करेंगे उसके साथ में आता है मोल। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सर मुझे पहले साइंस बिल्कुल नहीं आता, अब समझ में आता है, आप जो भी पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा देखो मेरी बात समझो, आप तो ये इक्वेशन ध्यान रखो, पीवी बराबर एन आर टी। यहां पर जो आर है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसको अलग करने के लिए मैंने इस पे ये लगा दिया, बार लगा दिया। और एक होती है पीवी बराबर एम आर टी। कोई सी भी इक्वेशन आप लोग फॉलो कर सकते हो। सर इसमें पी क्या है, गैस का प्रेशर, वी क्या है, गैस का वॉल्यूम, टी क्या है, गैस का टेम्परेचर, एम क्या है, गैस का द्रव्यमान। तो दोस्तों अगर किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल, अगर इन तीनों के गुणनफल के बराबर आ जाए तो आप लोग बोलोगे कि वो आइडियल गैस है। समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको बोला यार कि कोई गैस है, उसका द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, उसका टेम्परेचर है मान लो 30 केल्विन, इसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है इतना, उसका प्रेशर है इतना, उसका वॉल्यूम है इतना। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, अगर ये दोनों मान बराबर आ गए तो आप लोग क्या बोलोगे, वो एक आइडियल गैस है, वो एक आदर्श गैस है। तो सर इसमें क्या क्या होता है लिख के बताओ ना। देखो ये होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। ये r क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, आपको जरा कुछ नहीं समझना। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ द गैस, गैस का द्रव्यमान। अब आप लोगों को क्या समझना है, आप तो बस यहां पर ध्यान लगाओ, ये बस पिछली स्लाइड ऐसी ही थी बताने के लिए कि यार ऐसे कोई समीकरण होती है। अब दोस्तों अलग अलग व्यक्ति है जिन्होंने अलग अलग अपने नियम दिए। सबसे पहले बॉयल का नियम, बॉयल साहब ने क्या बोला? दोस्तों एक चीज आपको ट्रिक से याद रखवा दूं क्या, एक तो याद रखो ब्लूटूथ बीटी, एक याद रखो चेतेश्वर पुजारा सीपी, एक याद रखो भाई गाली वाली मत दिया कर, गाली वाली तो जीवी याद रखो। देखो दोस्तों ध्यान रखो, बॉयल का नियम कब अप्लाई होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बॉयल का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर आप लोग कांस्टेंट रखो तो इसका जो दाब होता है ना, गैस का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो इसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे आप लोग गैस का प्रेशर बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम कम होता रहेगा, अगर प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। सर मुझे तो नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं आपको। देखो दोस्तों ये चीज मुझे बताओ, ये एक कंटेनर है, ये एक सिलेंडर मान लो, इस सिलेंडर के अंदर मैंने लगा दिया एक पिस्टन। सर ये पिस्टन क्या होता है, जैसे एक प्लेट मान लो जो इसके नीचे ऐसे नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है। अगर मान लो इसके अंदर कोई गैस है तो ये जब प्लेट नीचे आएगी तो इस गैस को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये नियम क्या बोल रहा है आपको, बॉयल का नियम। जैसे यहां पर आप लोग देखो, ये अंदर एक गैस भरी हुई है, इसका आप लोगों ने क्या कांस्टेंट रख रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा है। देख रहे हो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या बढ़ रहा है क्या? अरे इस स्केल में देखो बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा। कम हो रहा है क्या, नहीं, यानी टेम्परेचर कर रखा है कांस्टेंट। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो गैस का वॉल्यूम कम हो गया ना, पहले तो गैस फैल के बैठी थी। अरे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, ये कंटेनर है, इसमें पहले गैस यहां तक थी,
अब ये अगर ये पिस्टन नीचे आएगा, मान लो यहां पर आ गया, तो अब गैस केवल यहां तक की रह गई ना, पहले कहां तक थी, यहां तक थी। यानी पहले वो ज्यादा वॉल्यूम घेर रही थी, उसका वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम कम है या नहीं है? तो जब ये आपका पिस्टन ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है या नहीं हो रहा? अब वॉल्यूम कम होने पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रेशर में नजर डालो, क्या हो रहा है? जब ये नीचे आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, उस दौरान क्या प्रेशर बढ़ रहा है? क्या उस दौरान प्रेशर बढ़ रहा है? क्या बिल्कुल सर, प्रेशर बढ़ रहा है उस दौरान। चलो, अब जब ये ऊपर जा रहा है, यानी गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तब क्या हो रहा है? जब जब ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब क्या हो रहा है? तो देखो प्रेशर कम हो रहा है, आप इसमें देख लो, चाहे रीडिंग में देख लो। तो बॉयल का नियम यही बोलता है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे ना, तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। ठीक है, तो ग्राफ कैसे आएगा? वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ लोगे तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम कम होगा। बताओ किसको आया समझ में? किसको आया समझ में बॉयल का नियम? और दोस्तों ये नियम क्या है यार, एक कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मान लो एक आइडियल गैस समीकरण होता है, पीवी बराबर एमआरटी। ठीक है, ये कोई भी गैस है, ये ऊपर पिस्टन है। दोस्तों चाहे पिस्टन नीचे आए या ऊपर आए, गैस मान लो 2 किलोग्राम पे उतनी रहेगी ना, तो मास तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये आर क्या है? कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यानी इसका मान भी चेंज नहीं होगा, तो इसको भी हटाओ। टी क्या है? टेम्परेचर, आप टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हो, कांस्टेंट कर रहे हो, तो P इंटू वी का मान क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है ना। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम करो। प्रेशर जैसे भाई 6 इंटू 2 बराबर होता है 12। अब मैंने 6 को बढ़ा के मान लो 12 कर दिया, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या करूं जिससे राइट में 12 ही आए? तो 2 को कम करना पड़ेगा ना, 1 करना पड़ेगा, तभी तो 12 आएगा। तो ऐसे समझ लो बॉयल का नियम। चलो नेक्स्ट आपका चार्ल्स का नियम, चेतेश्वर पुजारा से याद रखो, ये कांस्टेंट प्रेशर पे एप्लीकेबल है ये नियम। ये नियम क्या बोलता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर आप लोग कांस्टेंट रखो, नियत रखो ना, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। करके देख लो, यहां पर देखो पहले, क्या प्रेशर में कोई चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या नहीं? अब आप क्या कर रहे हो? देखो गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। जब आप गर्म कर रहे हो, देखो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या ये ऊपर जा रहा है? क्या यानी हम लोग ये देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जब आप लोग गैस बुझाओगे, देखो जब गैस बुझाया, जब टेम्परेचर कम किया तो क्या हुआ? टेम्परेचर कम किया तो ये नीचे आ गया, तो वॉल्यूम कम हो गया। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। कुल मिला के बात ये है, एक एक्सिस पे टेम्परेचर, ये एक एक्सिस पे वॉल्यूम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? इसको और कैसे समझ सकते हो? पीवी बराबर एमआरटी। यार कोई भी गैस है, उसका द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा ना, चाहे पिस्टन नीचे आए ऊपर आए। 1 किलो थी तो 1 किलो रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आप लोग प्रेशर को भी कांस्टेंट रखोगे तो एक तरफ V एक तरफ T, मतलब अगर T को बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा, T को कम करोगे तो V भी कम करोगे। सिंपल सी बात है यार। अरे आया मजा नहीं आया? गैलूसेक का नियम, भाई गाली वाली मत दिया कर। तो गैलूसेक का नियम किस पे एप्लीकेबल है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नियत आयतन पर। तो ये नियम क्या बोलता है कि अगर जब आयतन स्थिर रहता है ना, तो गैस का जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो तापमान के समानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, आपने क्या, अच्छा ये डायग्राम चला नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख रखा है, मतलब इस पिस्टन को ना ही नीचे लेके जा रहे ना ही ऊपर लेके जा रहे, गैस का वॉल्यूम फिक्स है ये। अब आप इसको हीट देके देखना, जब आप लोग हीट दोगे ना, तो जब आप लोग प्रेशर मापने की अगर कोई डिवाइस लगा रखे होगे ना, तो देखना वो बढ़ती जाएगी, वो प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आप लोग टेम्परेचर कम करोगे तो देखना प्रेशर कम होगा। तो टेम्परेचर जो, अगर आप ग्राफ की बात करें प्रेशर और टेम्परेचर की, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ आएगा। और कैसे समझ सकते हो? पीवी बराबर एमआरटी।
दोस्तों ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रख रखा है। तो देखो एक तरफ P एक तरफ T, T को बढ़ाओगे P भी बढ़ेगा, T को कम करोगे P भी कम होगा। बताओ बात आई समझ में। लास्ट है अवोगाद्रो का नियम। सर ये नियम क्या है? दोस्तों अवोगाद्रो का नियम ये बोलता है कि मान लो कोई सी भी गैस लो आप, एक कोई गैस ले ली, मान लो ये गैस ली आपने कार्बन डाइऑक्साइड, ये ली सल्फर डाइऑक्साइड, ये ली हाइड्रोजन गैस। अगर मान लो इस गैस का वॉल्यूम V है, इसका V है, इसका V है, अगर इनके प्रेशर भी सेम है P P P, अगर इनके टेम्परेचर भी सेम है T T T, तो 100% उनके मोलों की संख्या भी समान होगी। यानी अगर कोई दो गैस या तीन गैस जिसके प्रेशर सेम है, जिसके टेम्परेचर सेम है, जिसके वॉल्यूम सेम है, तो अगर ये तीनों चीज सेम हो रही है तो उनका नंबर ऑफ मोल्स, उनके मोलों की संख्या भी समान होगी। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। तो ये है आप लोगों का क्या, अवोगाद्रो का नियम। दोस्तों थैंक यू सो मच। ये छोटा सा आप लोगों का जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो थे वो आप लोगों के फिजिक्स में स्पेशली बात करूं, साउंड, मोशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, है ना, मिरर, लेंस, ये आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आए। तो दोस्तों ये हमारी फिजिक्स पूरी हुई। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार आप लोगों का दिखाने के लिए, और हमारा फिजिक्स भी पूरा हो चुका है। दोस्तों देखो आपको, आप स्टूडेंटों सबको लगता है कि यार कोई चैप्टर सा मेरा सही नहीं है या मुझे, तो उसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक की बजाय 2 बार देखना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर मैंने तो एक बार देखा, एक बार में क्यों नहीं आया? यार हो सकता है कोई कोई टॉपिक आप लोगों को टफ लग रहा हो तो उसको एक बार की जगह 2 बार देखिए। छोड़िए कुछ मत, छोड़िए कुछ नहीं, सिलेक्शन आप लोगों का तभी होगा और 100% होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पता ही है कितना मेहनत से एक एक स्लाइड आप लोगों के लिए बना के पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। कहीं पर भी आप लोगों को नहीं दिखेगी, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं कर रहा हूं तो साथ में मैं आप लोगों का भी सेम वो चाहता हूं, एफर्ट चाहता हूं, सेम मेहनत आप लोगों से चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये फिजिक्स अपनी पूरी हुई। थैंक यू सो मच। और जो मैंने पढ़ा है वो पूरा कंप्लीट है, बीच बीच में उड़ उड़ के मत आया करो। एक जना सर मॉडर्न फिजिक्स कराओ, उठा के ले आओ। कहां पर है मॉडर्न फिजिक्स आपके एनसीईआरटी में? मॉडर्न फिजिक्स 11वीं 12वीं में आती है। और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बस कहीं से आ जाता है यार एक देखो तो सॉरी यार कोई टॉपिक ऐसा ढूंढो जो सर ने नहीं करवाया हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे एनवायरमेंट में, बाय बाय।